Welcome to today's episode of Law Gyan 365, your legal listening partner on the go. आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प कानूनी सिद्धांत पर गहराई से चर्चा करेंगे। अबेटमेंट यानी दुष्प्रेरण। ये सेक्शंस 45 से 60 में दिया गया है। बिल्कुल। अबेटमेंट का कॉन्सेप्ट फैसिनेटिंग है क्योंकि ये अपराध के पीछे के अपराध को पकड़ता है। मतलब कानून सिर्फ उस व्यक्ति को दोषी नहीं मानता जो असल में कह सकते हैं गोली चलाता है, बल्कि उसे भी जो उस गोली चलाने के लिए उकसाता है, बंदूक मुहैया कराता है या फिर पूरी साजिश रचता है। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक्शन की बात नहीं है, बल्कि इंटेंशन और इन्फ्लुएंस की भी बात है। मुझे लगता है कि इसे इनकोएट ऑफेंस भी कहते हैं ना? हाँ, इनकोट। यानी एक ऐसा अपराध जो अपने आप में पूरा है, भले ही उसका नतीजा निकला हो या नहीं। जैसे उकसाने का काम अपने आप में एक जुर्म है, चाहे सामने वाला आपकी बात माने या ना माने। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अबेटमेंट का एक्ट पूरा होते ही अपराध भी पूरा हो जाता है। तो चलिए इस कानून की परतों को एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं कि अबेटमेंट के अलग अलग पहलू क्या हैं और कानून की नज़र में कोई कब और कैसे जिम्मेदार ठहरता है। तो सबसे पहले ये अबेटमेंट होता कैसे है? मतलब कानून किन हरकतों को उकसाना या मदद करना मानता है? क्या किसी को मान लीजिए गुस्से में कुछ कह देना भी अबेटमेंट हो सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। सेक्शन 45 बताता है कि अबेटमेंट मुख्य रूप से 3 तरीकों से हो सकता है। इसे याद रखने के लिए एक आसान सा फॉर्मूला है ICA। ICA? हाँ, I फॉर इंस्टिगेशन, C फॉर कंस्पिरेसी एंड A फॉर एड। ICA, इंस्टिगेशन कंस्पिरेसी एड। ठीक है, तो I यानी इंस्टिगेशन से शुरू करते हैं। इसका सीधा साधा मतलब तो उकसाना ही हुआ। हाँ, लेकिन ये सिर्फ उकसाना नहीं है। इंस्टिगेशन का मतलब है किसी को सक्रिय रूप से, मतलब एक्टिवली कोई काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, भड़काना या बहकाना। ये शब्दों से हो सकता है, इशारों से हो सकता है या आपके व्यवहार से भी। जैसे ए बी को कहता है जाओ और सीखो सबक सिखाओ। ये डायरेक्ट इंस्टिगेशन है। लेकिन क्या ये हमेशा इतना सीधा होता है? मान लीजिए कोई मजाक में कुछ कह दे या बस अपनी राय दे रहा हो, कानून इसमें फर्क कैसे करता है? यहां पर नियत, मतलब इंटेंशन सबसे जरूरी है। सिर्फ सलाह देना इंस्टिगेशन नहीं है, लेकिन अगर आपकी सलाह इस नियत से दी गई है कि सामने वाला अपराध करे, तो वो इंस्टिगेशन है। और कानून इससे भी एक कदम आगे जाता है। सेक्शन 45 का एक्सप्लेनेशन 1-2 बहुत ही चालाकी भरे तरीकों के बारे में बताता है। पहला है विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन। विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन यानी जानबूझकर झूठ बोलना? बिल्कुल, किसी को गलत जानकारी देकर फंसाना। इसका क्लासिक उदाहरण है, मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर एक वांटेड अपराधी जी को ढूंढ रहा है। ठीक है। बी नाम का एक व्यक्ति जानता है कि सी जेड नहीं है, फिर भी वो अफसर को इशारे से बताता है कि यही जेड है, पकड़ लो इसे। पुलिस अफसर सी को गिरफ्तार कर लेता है। यहां बी ने सीधे सीधे अपराध करने को नहीं कहा, उसने सिर्फ एक झूठ बोला, लेकिन उस झूठ का नतीजा ये हुआ कि पुलिस अफसर ने एक बेगुनाह को गिरफ्तार करने का अवैध काम किया। अच्छा। तो बी अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन का दोषी है। वाह, ये तो बहुत सटल है। और दूसरा तरीका क्या था? दूसरा है विलफुल कंसीलमेंट, यानी जानबूझकर कोई जरूरी बात छिपाना। लेकिन यह तब लागू होता है जब उस बात को बताना आपकी कानूनी जिम्मेदारी हो, अ लीगल ड्यूटी। अच्छा, लीगल ड्यूटी होनी चाहिए। हाँ, जैसे एक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि वो दंगाइयों को रोके। वो देखता है कि दंगा होने वाला है, लेकिन वो जानबूझकर कोई एक्शन नहीं लेता और दंगा होने देता है। यहां उसने कुछ छिपाकर या कुछ न करके दंगे को होने दिया, जो एक तरह का इंस्टिगेशन माना जाएगा। ठीक है, तो इंस्टिगेशन सिर्फ मुंह से भड़काना नहीं है, बल्कि झूठ बोलना और सच छिपाना भी हो सकता है। अब सी पे आते हैं, यानी कंस्पिरेसी। जी ये तो साजिश हुई। हाँ, मतलब पूरी प्लानिंग। सही। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके कोई अवैध काम करने के लिए सहमत होते हैं या कोई कानूनी काम अवैध तरीकों से करने के लिए सहमत होते हैं। लेकिन अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी के लिए सिर्फ दिमागी सहमति या प्लान बनाना काफी नहीं है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अच्छा। हाँ, सेक्शन 45 कहता है कि उस साजिश के तहत कोई काम, कोई एक्ट या कोई अवैध चूक, एन इलीगल ओमिशन होनी चाहिए। एक मिनट, यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकता है।
क्या सिर्फ अपराध की प्लानिंग करना अपने आप में जुर्म नहीं है? हाँ, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो सेक्शन 61 बीएनएस में है, वो अपने आप में एक अलग अपराध है। लेकिन अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी के लिए उस प्लान को आगे बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाना जरूरी है। कोई भी कदम, कोई भी। मान लीजिए ए और बी मिलकर जेड को जहर देकर मारने की साजिश रचते हैं। वो बस ये बात तय करके घर चले जाते हैं। ये अभी अबेटमेंट नहीं है। लेकिन अगर वो तय करते हैं कि ए बाजार से जहर खरीदेगा और ए जाकर जहर खरीद लाता है, तो ए का ये एक्ट उस साजिश को एक्शन में ले आता है। अब ये अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी बन गया, भले ही बी ने अभी तक कुछ न किया हो। समझ गई। तो प्लान के साथ साथ एक्शन का एक छोटा सा टुकड़ा भी चाहिए। और अब फॉर्मूले का आखिरी हिस्सा ए फॉर एड। इसका मतलब तो सीधी सीधी मदद करना हुआ। इंटेंशनल एड, यानी जानबूझकर मदद करना। ये मदद अपराध होने से ठीक पहले भी हो सकती है और अपराध के दौरान भी। इसमें भी नियत सबसे अहम है। अगर मैंने अपना स्कूटर अपने दोस्त को दिया और मुझे नहीं पता था कि वो उसका इस्तेमाल चेन स्नैचिंग के लिए करेगा, तो मैं दोषी नहीं हूं। लेकिन अगर पता हो तो? हाँ, लेकिन अगर मुझे पता है कि वो ऐसा करने जा रहा है और फिर भी मैं उसे स्कूटर देता हूं, तो मैंने जानबूझकर मदद की है। जैसे किसी चोर को दीवार फांदने के लिए सीढ़ी देना या किसी को हथियार मुहैया कराना। बिल्कुल, या फिर अपराध के दौरान मदद करना, जैसे कुछ लोग बैंक लूट रहे हो और आप बाहर खड़े होकर पहरा दे रहे हो कि पुलिस तो नहीं आ रही। ये भी अबेटमेंट बाय एड है। तो आईसीए, इंस्टिगेशन, कंस्पिरेसी, एड, ये 3 तरीके हैं जिनसे अबेटमेंट का अपराध बनता है। ठीक है, तो अब हमें ये साफ हो गया है कि अबेटमेंट होता कैसे है। पर अब सवाल ये उठता है कि अबेटर यानी उकसाने वाले की जिम्मेदारी कितनी और कहां तक होती है। क्या होता है अगर मैंने किसी को उकसाया और उसने मना कर दिया, या क्या हो अगर मैंने किसी बच्चे से कोई जुर्म करवा दिया? ये सारे सवाल अबेटर के दायित्व, मतलब लायबिलिटी के दायरे को तय करते हैं, और सेक्शन 46 के 5 एक्सप्लेनेशंस इसी के लिए बनाए गए हैं। ये अबेटमेंट कानून की, आप कह सकते हैं, आत्मा है। तो एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला नियम क्या है? पहला तो सिंपल है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। ये कहता है कि इल्लीगल ओमिशन, यानी कोई कानूनी ड्यूटी न करने के लिए उकसाना, भी अबेटमेंट है। अब आते हैं दूसरे पर, जो शायद सबसे जरूरी सिद्धांत है। कंप्लीशन ऑफ द एक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब अपराध का पूरा होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल। अबेटमेंट अपने आप में एक स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट अपराध है। जैसे ही आपने उकसाने, साजिश करने या मदद करने का काम पूरा किया, आपका अपराध पूरा हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस अपराध के लिए उकसाया गया था वो हुआ या नहीं। यानी अगर ए बी को सी का मर्डर करने के लिए उकसाता है और बी साफ साफ मना कर देता है, तब भी ए मर्डर के अबेटमेंट का दोषी है। ये तो बहुत सख्त नियम है। मतलब बी के मन पर उस उकसावे का असर हुआ या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तीसरे एक्सप्लेनेशन पर आते हैं, जो बहुत ही दिलचस्प है। इसे कहते हैं इनोसेंट एजेंट डॉक्ट्रिन। इनोसेंट एजेंट डॉक्ट्रिन। हाँ, यहाँ पर कानून की एक बहुत चालाक बात सामने आती है। कानून ये जानता है कि कोई किसी बच्चे या मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकता है। जैसे किसी 7 साल से कम उम्र के बच्चे से कोई चोरी करवाना, क्योंकि कानून की नजर में तो वो बच्चा अपराध कर ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। बच्चा तो डॉली इनकपैक्स के प्रिंसिपल के तहत बच जाएगा। लेकिन कानून कहता है, नाइस ट्राई बट यू आर नॉट गेटिंग अवे विद इट। इस डॉक्ट्रिन के तहत ये माना जाएगा कि उकसाने वाले ने वो अपराध खुद किया है। वो सिर्फ अबेटर नहीं बल्कि प्रिंसिपल ऑफेंडर माना जाएगा। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफेंडर। हाँ, और उसकी सजा भी वही होगी जो उस अपराध के लिए है। अच्छा, तो ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। अगर ए बी को उकसाता है कि वो सी को उकसाए, तो क्या ए भी फंस गया? हाँ, आप चौथी एक्सप्लेनेशन पे पहुंच गई। अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट, ये भी एक अपराध है। आपके उदाहरण में अगर ए बी को उकसाता है कि वो सी को जेड की हत्या के लिए उकसाए, तो ए भी जेड की हत्या के अबेटमेंट का दोषी होगा। कानून ने इस चेन लायबिलिटी में कोई लूपहोल नहीं छोड़ा है। और आखिरी नियम क्या है? आखिरी नियम यानी 5वां एक्सप्लेनेशन कंस्पिरेसी से जुड़ा है। ये कहता है कि साजिश में ये जरूरी नहीं है कि अबेटर का उस व्यक्ति से सीधा संपर्क हो जो असल में अपराध करता है। मतलब एक बड़ा मास्टरमाइंड हो सकता है जो ए और बी के साथ मिलकर प्लान बनाता है। फिर बी जाकर सी को उस प्लान में शामिल करता है। सी शायद ए को जानता भी नहीं है, लेकिन अगर सी को पता है कि वो एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, तो वो भी उतना ही दोषी होगा और ए भी सी के किए गए काम के लिए जिम्मेदार होगा। ये तो काफी व्यापक है। अब एक सवाल उठता है, क्या ये कानून सिर्फ भारत में हुए अपराधों पर लागू होता है?
मान लीजिए कोई दुबई में बैठकर भारत में किसी को दंगे के लिए भड़का रहा हो तो? हाँ, कानून ने इसका भी इंतजाम किया है। सेक्शन 47 और 48 इसी बारे में है। इनका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है। भारत में बैठकर विदेश में अपराध के लिए उकसाना और विदेश में बैठकर भारत में अपराध के लिए उकसाना दोनों ही भारतीय न्याय संहिता के दायरे में आते हैं। ठीक है, अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, सजा। अगर अबेटमेंट के बाद अपराध हो जाता है तो सजा क्या होगी? इसका एक सीधा और सरल नियम सेक्शन 49 में दिया गया है। अबेटर को वही सजा मिलेगी जो मुख्य अपराधी को उस अपराध के लिए मिलती है। अगर मर्डर के लिए उकसाया और मर्डर हो गया तो अबेटर को भी मर्डर की ही सजा मिलेगी। लेकिन इंसानी बर्ताव हमेशा सीधा नहीं होता। मान लीजिए मैंने सिर्फ किसी को थप्पड़ मारने के लिए उकसाया, पर उसने गुस्से में आकर उसे चाकू मार दिया। क्या तब भी मैं चाकू मारने के जुर्म की जिम्मेदार हूँ? मेरी नियत तो वो नहीं थी। बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और सेक्शन 50 इसी को एड्रेस करता है। कानून कहता है कि अबेटर अपनी नियत के लिए जिम्मेदार है, न कि अपराध करने वाले की नियत के लिए। अच्छा। आपके उदाहरण में आपको सिर्फ चोट यानी हर्ट पहुंचाने के अबेटमेंट के लिए सजा मिलेगी, गंभीर चोट यानी ग्रीवियस हर्ट या हत्या के प्रयास के लिए नहीं। ये तो काफी फेयर लगता है, लेकिन एक और स्थिति हो सकती है। उकसाया किसी एक काम के लिए और हो कोई दूसरा ही काम गया, तब क्या होगा? इसके लिए सेक्शन 51 में प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस का सिद्धांत है। मतलब अबेटर उस दूसरे काम के लिए भी जिम्मेदार होगा अगर वो काम उसके उकसावे का एक संभावित मतलब लाइकली और नेचुरल नतीजा था। ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस वाला सिद्धांत तो बहुत सब्जेक्टिव लगता है। कौन तय करेगा कि क्या प्रोबेबल था और क्या नहीं? इस पर अदालतों में बहुत बहस नहीं होती होगी? बिल्कुल होती है, यही तो वकीलों का काम है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है। ए बी को, जो एक बच्चा है, जेड के घर में आग लगाने के लिए उकसाता है। बी आग लगा देता है और साथ में वहां चोरी भी कर लेता है। तो ए दोनों के लिए जिम्मेदार होगा? नहीं, यहां आगजनी के अबेटमेंट के लिए तो जिम्मेदार है, लेकिन चोरी के लिए नहीं, क्योंकि चोरी आग लगाने का एक संभावित या स्वाभाविक परिणाम नहीं है। वो एक बिल्कुल अलग काम है। ये दिलचस्प है। एक और स्थिति मेरे दिमाग में आ रही है। अगर अबेटर अपराध होते समय वहीं मौजूद हो, तब क्या उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है? जैसे फिल्म आंखें में अमिताभ बच्चन का किरदार, जो बैंक लुटवाते समय वहीं मौजूद रहकर सब कुछ डायरेक्ट कर रहा था। आपने एकदम सही उदाहरण दिया। सेक्शन 54 इसी स्थिति के लिए है। अगर अबेटर अपराध के समय वहां मौजूद है तो कानून उसे सिर्फ अबेटर नहीं मानता, उसे ऐसा माना जाता है जैसे उसने खुद वो अपराध किया है। His status gets elevated from an abettor to the principal offender. तो उसे सजा भी ज्यादा मिलती होगी? हाँ, उसकी सजा भी उसी हिसाब से तय होती है। ठीक है, अब उस सवाल पर आते हैं जो लॉ स्टूडेंट्स के लिए सबसे अहम होता है। अगर अबेटमेंट तो हुआ पर अपराध हुआ ही नहीं, तब सजा क्या है? क्योंकि हमने ये तो तय कर लिया कि ये अपने आप में एक जुर्म है, तो सजा भी होगी। हाँ, और बीएनएस इसे अपराध की गंभीरता के आधार पर दो हिस्सों में बांटता है। पहले गंभीर अपराधों की बात करते हैं, जैसे मर्डर। सेक्शन 55 उन अपराधों के अबेटमेंट की बात करता है जिनकी सजा मौत, डेथ या आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। अगर ऐसे किसी अपराध के लिए उकसाया गया और वो अपराध नहीं हुआ तो अबेटर को 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। और अगर उस कोशिश में किसी को चोट लग गई, मान लीजिए मर्डर करने के लिए उकसाया, उसने गोली चलाई पर निशाना चूक गया और किसी और को हल्की चोट लग गई, तो कानून और सख्त हो जाता है। अगर अबेटमेंट के नतीजे में की गई कोशिश में किसी को चोट मतलब हर्ट पहुंच जाती है तो सजा बढ़कर 14 साल तक की हो सकती है और जुर्माना भी लगेगा। और उन अपराधों का क्या जिनकी सजा डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, जैसे चोरी या धोखाधड़ी के लिए उकसाना पर वो काम हुआ नहीं? वो सेक्शन 56 में आते हैं। इसका सामान्य नियम है कि अगर अपराध नहीं होता तो उस अपराध की जो भी अधिकतम सजा है उसका 1/4 1/4 हिस्सा अबेटर को सजा के तौर पर मिलेगा, को भी सिर्फ जुर्माना देना होगा। इसमें भी कोई पेच है? हाँ, एक है और वो पब्लिक सर्वेंट्स के लिए है। अगर अबेटर या जिसे उकसाया गया है वो एक पब्लिक सर्वेंट है जिसकी ड्यूटी ही उस अपराध को रोकना थी, जैसे कोई पुलिस वाला ही चोरी के लिए उकसा रहा हो, तो कानून बेहद सख्त हो जाता है। अच्छा, तब क्या होता है? ऐसे में अगर अपराध नहीं भी होता है
तो सजा बढ़कर उस अपराध की अधिकतम सजा का आधा मतलब हाफ हिस्सा हो जाएगी। ये विश्वास के उल्लंघन, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को रोकने के लिए है। तो आज हमने अबेटमेंट के कानून को सेक्शन 45 से 60 तक काफी गहराई से समझा। ये साफ है कि कानून सिर्फ अंतिम कार्रवाई को नहीं देखता, बल्कि उसके पीछे की मंशा, योजना और प्रोत्साहन की पूरी चेन को पकड़ता है और सबको जवाबदेह ठहराता है। बिल्कुल। ये हमें जिम्मेदारी की उस श्रृंखला के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो एक अपराध की ओर ले जाती है। यह दिखाता है कि कोई भी व्यक्ति जो इस श्रृंखला का हिस्सा है, वो ये कहकर नहीं बच सकता कि मैंने तो सिर्फ कहा था, किया तो उसने है। आज की चर्चा से एक विचार मन में आता है, जिसे मैं हमारे लिसनर्स के लिए छोड़ना चाहती हूँ। हमारे रोजमर्रा के संवाद में प्रभाव, इन्फ्लुएंस और दोस्ती यारी में की गई बातें कहाँ खत्म होती हैं और कानूनी अपराध मतलब कल्पेबिलिटी की सीमा कहाँ से शुरू होती है। ये एक बहुत महीन रेखा है। इस पे जरूर सोचिएगा। If you want to know more or have any questions, kindly comment below and do like, share and subscribe to this channel for new updates. Thank you.